नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 में हम स्टार्ट करेंगे अवस्था सातत्य या कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। उसके पहले हमने आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस देखा था। अब क्योंकि ये अवस्था सातत्य इसी से रिलेटेड है तो पहले हम इसको एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने ये देखा था कि अगर हम पीवी आइसोथर्म आइडियल गैस के लिए ड्रॉ करते हैं तो ये आइडियल गैस के लिए हमें पीवी आइसोथर्म इस तरह का रेक्टेंगुलर पैराबोला प्राप्त होता है, जिसे हम समकोणीय हाइपरबोला भी कहते हैं। इस तरह से हमें ये हाइपरबोला प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम CO2 गैस के लिए ये ड्रॉ करें तो हमें CO2 गैस के लिए इस तरह का पैराबोला प्राप्त नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उच्च ताप पर जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये CO2 गैस आदर्श गैस के जैसे व्यवहार करती है। तो यहाँ पर आप देखिए CO2 गैस का जो ये आइसोथर्म जो हमने ये देखा था, इस आइसोथर्म में आप ये देखिए कि ये अलग अलग टेम्परेचर पर ये पीवी आइसोथर्म CO2 गैस के ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ देखिए ये 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 21.5, 31, 35.5 अलग अलग टेम्परेचर पर ये आइसोथर्म ड्रॉ किए हुए हैं। और इस आइसोथर्म में हमने ये देखा था कि ये HIJK है ना, ये ड्रॉ हुआ। तो यहाँ पर ये HI यानी जो इस आइसोथर्म में हमें जो ये पैराबोला नज़र आ रहा है, इस पैराबोला के इधर राइट हैंड साइड में CO2 गैसीय अवस्था में है और पैराबोला के लेफ्ट हैंड साइड में CO2 द्रव अवस्था में है और पैराबोला के भीतर CO2 द्रव और गैस दोनों अवस्था में साम्य अवस्था में होती है। और यहाँ पैराबोला में ये जो पॉइंट B है, ये पॉइंट B इसका क्रांतिक ताप दर्शा रहा है और जो कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस पर इसका जो प्रेशर है वो क्रांतिक दाब होता है जो कि 73 एटमॉस्फेयर है। तो इस आइसोथर्म को हमने नाम दिया था ABC। इस आइसोथर्म को हमने क्रिटिकल आइसोथर्म कहा था। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी। तो आज हम इसका देखते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी टेम्परेचर पर हमने ये देखा कि पहले हम गैसीय स्टेज में जाते हैं, प्रेशर बढ़ाने पर गैसीय अवस्था आती है, फिर इसका संघनन प्रारंभ होता है, फिर द्रव अवस्था आती है। तो इस तरह से हमें पहले एक, फिर दो, फिर एक अवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट देखते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखें या अवस्था सातत्य कि यदि द्रव का वाष्प में या वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्रांतिक ताप से नीचे ताप पर कराया जाता है तो ये परिवर्तन सतत नहीं होता है, क्योंकि संपूर्ण द्रवण काल में द्रव और गैस दोनों प्रावस्थाएं पाई जाती है। ठीक है, तो क्रांतिक ताप B पर दोनों प्रावस्थाओं का हमने ये देखा, यहाँ क्रांतिक ताप B है, इस पर दोनों प्रावस्थाओं का घनत्व समान हो जाता है और इन प्रावस्थाओं को विभेदित हम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि द्रव का वाष्प में या वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्रांतिक ताप पर कराया जाता है तो ये परिवर्तन सतत होता है और वक्र में कोई भी बिंदु ऐसा नहीं पाया जाता है जहाँ पर कि दोनों प्रावस्थाएं उपस्थित हो। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ हम ये पाथ RST पर हम ध्यान दें। देखिए, हम RST पर बिंदु R पर जो CO2 है वो गैसीय अवस्था में है ना, और इस गैस का आयतन हम स्थिर रखकर और जब हम इसका दाब बढ़ाते हैं और दाब बढ़ाकर, क्योंकि ये T ताप पर तो इसका टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और फिर अब हमने इसका दाब बढ़ाया, ठीक है, और दाब बढ़ाने पर ये पहुंचा S पॉइंट पर। S पॉइंट पर पहुंचकर हमने ये देखा कि इसका हम अब प्रेशर कांस्टेंट रखकर और अब हम इसका आयतन कम करते हैं तो हम यहाँ पर
ये पहुंचते हैं पॉइंट टी पर। पॉइंट टी पर CO2 द्रव के रूप में होगी। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि CO2 का द्रवण ST वक्र के सहारे हुआ है, परंतु ST वक्र पर हमें कोई भी एक ऐसा बिंदु नहीं पाया जाता है जहाँ पर कि CO2 द्रव और गैस दोनों प्रावस्थाओं में उपस्थित हो। अतः इस CO2 गैस का CO2 द्रव में परिवर्तन एक सतत परिवर्तन है। इसी प्रकार से हम ये विपरीत पथ से यानी T से S और S से R, हम विपरीत पथ से भी हम CO2 द्रव का CO2 गैस में सतत परिवर्तन करा सकते हैं। तो पदार्थों की अवस्थाओं में इस प्रकार से सतत परिवर्तन, जिनमें दो प्रावस्थाओं में विभेद करना संभव ना हो, अवस्था सातत्य कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। अवस्था सातत्य के बारे में केवल तब भी आपको ये फेज डायग्राम ड्रॉ करके और आपको इस अवस्था सातत्य को एक्सप्लेन करना होगा। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे और वो है आइसोथर्म ऑफ वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन। वान डेर वाल्स गैस समीकरण के आइसोथर्म हम देखेंगे। देखिए, वान डेर वाल्स इक्वेशन का उपयोग करते हुए किसी भी गैस के लिए जो आइसोथर्म बनाए जाते हैं वो वान डेर वाल्स गैस के आइसोथर्म कहलाते हैं। तो CO2 के आइसोथर्म हमें अगर ज्ञात करने हों तो CO2 के वान डेर वाल्स जो कांस्टेंट हैं A और B और गैस कांस्टेंट R के मान हम वान डेर वाल्स इक्वेशन में रखते हैं और एक निश्चित ताप पर P के विभिन्न मानों के संगत हम V के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर हम एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स इक्वेशन लिखते हैं तो देखिए, एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स इक्वेशन होगी P प्लस A/V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं PV माइनस PB प्लस A/V माइनस AB/V² माइनस RT इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को V के अवरोही घात में व्यवस्थित करने के लिए हम इसको V² से तो मल्टीप्लाई करते हैं और P से डिवाइड करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये इक्वेशन आई V³ माइनस V² प्लस AB/P माइनस AB/P माइनस RT/P V² इज इक्वल टू 0। और अब हम इसको V के अवरोही घात में व्यवस्थित करते हैं तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी V³ माइनस B प्लस RT/P V² प्लस A/P V माइनस AB/P इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये V की त्रिघाती समीकरण है। तो T और P के प्रत्येक मान के लिए V के मान 3 संभव होंगे। ये तीनों मान या तो वास्तविक हो सकते हैं या फिर एक वास्तविक और 2 काल्पनिक हो सकते हैं। और इन मानों के आधार पर इस CO2 के जो आइसोथर्म ड्रॉ किए गए हैं वो इस तरह से है। देखिए, आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, इन्हीं मानों के आधार पर ये आइसोथर्म ड्रॉ किए गए हैं। वही अलग उन्हीं टेम्परेचर पर हमने ड्रॉ किया है। जैसे ये वाला टेम्परेचर है, ये है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है 21.5, ये है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अलग अलग टेम्परेचर पर ये आइसोथर्म CO2 के ड्रॉ किए हुए हैं। अब अगर हम इनको हम सैद्धांतिक वक्र कहेंगे। अगर हम इनकी तुलना प्रायोगिक समतापी वक्र से करते हैं
तो इनमें काफ़ी समानता हमें दिखने को मिलती है, लेकिन प्रायोगिक जो समतापी वक्र है उनके 36 भागों के स्थान पर सैद्धांतिक समतापी वक्रों में हमें लहरदार भाग देखने को मिलते हैं, वेवी पोर्शन कहते हैं हम, वो हमें देखने को मिलते हैं। 31 डिग्री सेंटीग्रेड के समतापी वक्र की तुलना करने पर ये देखा गया कि जो प्रायोगिक वक्र के केजे और IH जो मतलब क्रमशः द्रव और गैसीय अवस्था देखने को मिलती है, वो इस वान डेर वाल्स वक्र के EF और JK के इक्विवेलेंट है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 36 भाग जो है, जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो 36 भाग है मतलब वो जो प्रायोगिक का जो 36 भाग है वो JI था, वो JI इस वान डेर वाल कर्व के लहरदार पोर्शन इस HIJ के इक्विवेलेंट है, और यहाँ लहरदार भाग ये हमें प्राप्त नहीं होता है प्रायोगिक वक्र में। और इस वक्र में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो IHG है, ये IHG हमें ये दिखा रहा है कि IHG में जैसे जैसे हम इसका आयतन बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, जो कि वान डेर वाल्स के नियम के अनुसार नहीं है और ये संभव भी नहीं है। इसको हमें ध्यान से देखना है। तो प्रयोगों द्वारा जो प्राप्त वक्र के जो EF जो हमने उस कर्व में देखा था और इसका जो GF ये सेम है, ये भाग हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना FG और ये IJ, ये हम प्राप्त कर सकते हैं कि अगर हम इनको हम अति संतृप्त वाष्प और अति संतृप्त द्रव कहते हैं, तो ये वाष्प और द्रव की ये मेटा स्टेबल स्टेट है। इसको आपको ध्यान रखना है। और जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं इसका लहरदार भाग छोटा होता जाता है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ लहरदार भाग बड़ा है, यहाँ और छोटा हो गया और छोटा हो गया। तो ताप बढ़ाने पर ये लहरदार भाग छोटा होता जाता है और V के 3 मान एक दूसरे के समीप आने लगते हैं और अंत में बिंदु B पर तीनों V के तीनों ही मान समान हो जाते हैं और इस क्रांतिक ताप से के ऊपर दाब के प्रत्येक मान के लिए V का एक मान वास्तविक और बाकी 2 मान इसके काल्पनिक होते हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ये प्रायोगिक और सैद्धांतिक वक्र में क्या अंतर है, क्योंकि प्रायोगिक वक्र में हमें ये लहरदार भाग देखने को नहीं मिलते हैं। सैद्धांतिक भाग में हमने ये देखा कि ये जो वक्र हमें प्राप्त हुआ है ये संभव नहीं है। ये जो रेखा है GHI ये दर्शा रही है कि भाई जैसे जैसे हम वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये आइसोथर्म ऑफ हमने देखा आइसोथर्म ऑफ वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन। ये आपको और बुक से आप इसको अच्छे से समझिए। कल हम इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।